वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना था यहाँ से द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? क्या किसी भी कम्युनिटी में ये मैटर करता है कि जो उसकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो कितनी है कितनी नहीं है? तो क्या कभी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे ये नंबर इफ़ेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा? ये जो नंबर होता है स्पीशीज़ का, ये ज़रूरी है हमारी इकोसिस्टम को फंक्शन कराने के लिए या नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। This is a question for which ecologists have not been able to give a definitive answer. तो ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है इकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो अभी तक उसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाए हैं, डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला है। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज विद अ लेस स्पीशीज। इकोलॉजिस्ट ज़्यादातर ये बिलीव करते हैं कि वो कम्युनिटी जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी या दूसरी जहाँ पे लेस स्पीशीज़ हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो वाली कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल है। अभी तक ये बहुत सारे इकोलॉजिस्ट यही बिलीव करते हैं बहुत सालों से। वॉट एग्जैक्टली इज द स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी? अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कम्युनिटी की तो उसके लिए स्टेबिलिटी क्या है? अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन अ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो स्टेबल कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या हुई? स्टेबल कम्युनिटी उसको कहा जाएगा जिसकी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा वेरिएशन ना आए फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो कम्युनिटी क्या है? स्टेबल कम्युनिटी है। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रीसेलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। मतलब वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस अगर आ रहे हैं, कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई मैन मेड डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई ड्राउट सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स ये सब आते हैं, तो उसकी वो कम्युनिटी उस जगह की क्या होनी चाहिए? उसकी रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तभी क्या कर पाएगा वो? अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पाएगा और तभी वो कम्युनिटी क्या कहलाई जाएगी? स्टेबल कम्युनिटी कहलाई जाएगी। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी एबल टू रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज़। और वो किसके अगेंस्ट भी रजिस्टिव होनी चाहिए? जो भी कोई अगर बाहर से कोई स्पीशीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट ही उसको रेजिस्टेंट होना पड़ेगा, ताकि उस बाहर आए वाली जो स्पीशीज़ आई है उसका कोई असर ही ना पड़े हमारी नेटिव स्पीशीज़ पे। We don't know how these attributes are linked to the species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answer. तो अभी के हमारे कौन थे इकोलॉजिस्ट? डेविड टिलमैन। इन्होंने क्या करा, इकोसिस्टम पे कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे छोटे छोटे प्लॉट्स पे, जिसकी वजह से हमें कुछ टेंटेटिव आंसर्स मिले कि हाँ ऐसा हो सकता है। टिलमन फाउंड दैट द प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। उन्होंने ये देखा कि जिस प्लॉट में ज़्यादा स्पीशीज थी उस प्लॉट की जो प्रोडक्टिविटी जो बायोमास था उसमें वेरिएशन कम आया। He also showed that in this experiment he increased the diversity contributed to higher productivity। कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में भी ये दिखाया कि जो स्पीशीज जहाँ पे ज़्यादा है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, ऑल्दो हमें ये नहीं पता कि हम ये नहीं समझते कि कम्प्लीटली हमें इसका आंसर अभी तक नहीं पता कि कैसे स्पीशीज़ की रिचनेस कंट्रीब्यूट करती है एक वेलबींग इकोसिस्टम में। तो वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। बस यही नहीं कि स्पीशीज़ रिचनेस ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी या फिर इन इकोसिस्टम के लिए, वो रिच बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए भी ज़रूरी है, तभी ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, जिससे कि जिस रेट से आज के ज़माने में या आजकल जो जिस रेट से हमारी स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही है, हम उनको खोते जा रहे हैं, तो हमें ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, डज इट रियली मैटर टू अस इफ़ अ फ्यू स्पीशीज़ बिकम एक्सटेंट? क्या हमारे लिए कि चिंताजनक बात है अगर कुछ स्पीशीज़ एक्सटेंट भी हो जाए? वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ द ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉर एवर? तो ये क्वेश्चन है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स में क्या थे, वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियंस थे एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो वही कह रहे हैं अगर वेस्टर्न घाट का एक जो ट्री फ्रॉग है वो कम हो जाए तो क्या वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के फंक्शन में कुछ कमी आएगी, वहाँ की इकोसिस्टम में कुछ कमी आएगी? हाउ एवर इज़ अवर क्वालिटी ऑफ द लाइफ अफेक्टेड? हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो अफेक्ट करेगी। से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज़ ऑफ आर्ट्स ऑन अर्थ। अगर 20,000 स्पीशीज़ आर्ट्स की जगह से 15,000 ही बच जाएँ
तो देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट वी कैन डू अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, एक एनालॉजी बिठा सकते हैं, जैसे कि मतलब एक बोल सकते हैं कि एक हम कंपेयर सा बिठा रहे कि अगर ऐसा, जैसे कि कोई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, अगर वो ना हो, उस चीज़ को लेते हुए हम इस चीज़ को भी कंपेयर करें, तो उस चीज़ से इसके आंसर्स आते हैं। मतलब जैसे कि पर्सपेक्टिव, कि हम क्या सोच रहे हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, और क्या उसका डिसीजन निकलेगा, क्या उसका निर्णय निकलेगा, ऐसे बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव मतलब तुम्हारी ओपिनियन क्या है, तो एक हम पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, किसी चीज़ से दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हुए अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या आई थी उसी के लिए, एक रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस आई थी, जिसने इसका आंसर दिया कि अगर एक ट्री फ्रॉग कम हो जाए, 20,000 से सिर्फ 15,000 स्पीशीज बच जाए आंट की, तो इसका आंसर कैसे आया। यूज बाय द स्टैंडर्ड, किसने करे थे, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है पॉल एलरिच। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था और उन्होंने किसके लिए दिया था ये। इन एन एयरप्लेन, अब उन्होंने कहा मानो एक एयरप्लेन है जिसको तुम इकोसिस्टम मानो, अगर उसके सारे जॉइंट्स, एयरप्लेन के जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो कैसे ज्वाइन है, थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स मतलब स्क्रू मान सकते हो, कि एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन को तुम इकोसिस्टम मानो, एयरप्लेन के जितने भी पार्ट हैं वो एक रैबिट से, सारे रैबिट से जुड़े हैं, रैबिट मतलब तुम स्क्रू मान सकते हो, उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पीशीज से जुड़े हुए हैं। अगर एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग, अगर हर एक जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है प्लेन में, पॉपिंग अ रैबिट, हर एक रैबिट को, हर एक स्क्रू को निकालता जाए। सपोज प्लेन में 10 पैसेंजर हैं और हर एक 10 पैसेंजर एक 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 स्क्रू निकालता जाए और अपने घर लेता जाए, तो इसको कहा गया है स्क्रू निकालना और घर ले जाना। कि क्या हो रहा है वहाँ पे, हम एक कॉज है, हम एक कारण बढ़ रहे हैं कि हमारी जो स्पीशीज़ है अर्थ पे वो एक्सटेंट हो रही है। तो इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, कि इनिशियली शुरू में जब एक स्क्रू निकला उससे कोई असर नहीं पड़ा, दो निकला फिर भी कोई नहीं पड़ा, ऐसे जब निकलते निकलते वो 99, सपोज 100 स्क्रू थे और वो 99 पे पहुंच गया या 90 पे पहुंच गया, तो अब तो प्लेन की सेफ्टी पे असर पड़ने वाला है ना। तो वही, इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग किसकी, इकोसिस्टम की, इनिशियली स्टार्टिंग में तो नहीं करेगा। लेकिन एज मोर रैबिट आर रिमूव, जैसे जैसे रैबिट, जैसे जैसे स्क्रूज रिमूव होते जाएंगे तो प्लेन क्या बनता जाएगा, डेंजरस बनता जाएगा, वीक होता जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही हमारा इकोसिस्टम क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, उसकी फंक्शनिंग कम होती जाएगी। फर्दर मोर विच रैबिट इज रिमूव में ऑल्सो भी क्रिटिकल, और कहीं ऐसे ही हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रू था कि उसकी वजह से ही पूरा आधा प्लेन हमारा टिका हुआ था और वही किसी ने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, एक क्रिटिकल एलिमेंट जो था, जो बहुत आवश्यकता था, उसी को निकाल लिया गया। लॉस ऑफ रैबिट ऑन द विंग्स, अगर विंग्स वाले, मतलब जो प्लेन के विंग्स हैं उसी के स्क्रूज निकाल दें, मतलब की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, मतलब ऐसी स्पीशीज जो हमारे इकोसिस्टम का एक मेजर फंक्शन बनाती है, हम उसी को हटा दें, तो क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा थ्रेट बढ़ जाएगा फ्लाइट की सेफ्टी के लिए। देन लॉस ऑफ फ्यू रैबिट ऑफ द सीट्स और द विंडोज इनसाइड द प्लेन। तो इससे इन्होंने ये कहा, इन्होंने इस तरीके से इसको समझाया कि अगर एक ट्री फ्रॉग ही कम हो जाए, 20,000 से सिर्फ 15,000 स्पीशीज बच जाए, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम पे। तो उसका आंसर ऐसे दिया गया, रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू। किसने दी थी, पॉल एलरिच ने। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, while it is a doubtful in any species are being added through speciation into Earth's treasury of a species, there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of planet has been declining rapidly and accusing finger is clearly pointing to human activities. अब जो हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ है वो धीरे धीरे लॉस होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है, क्रेडिट जाता है हम ह्यूमंस को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। The colonization of tropical Pacific island by human is said to have led to the extinction of more than 2,000 species of native birds. अब देखो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो रहा है, हमने कोलोनाइजेशन करा, कॉलोनीज बिछाई, लोगों ने अपने घर बसाए, कहाँ पे, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पे, किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे जो 20,000 जो 2,000 स्पीशीज थी नेटिव बर्ड्स की, वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब जो IUCN है उसने क्या दी, रेड लिस्ट निकाली 2004 में, डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन। उन्होंने बताया कि कितनी कितने स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें इंक्लूडिंग क्या है, 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं। अब इस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो PYQ में आए हैं यहाँ से क्वेश्चन। इन द लास्ट 500 ईयर्स, 500 में से इतना एक्सटिंक्ट हो चुका है। सम एग्जाम्पल्स हैं कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शन के, जैसे उसमें क्या आती है, डोडो द मॉरिशस,
क्वागा द अफ्रीका, एंड थैलासीन ऑस्ट्रेलिया की, स्टेलर सीका और रशिया की, इन सब का भी क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि डोडो कहाँ की है, क्वागा कहाँ की है, थैलासीन कहाँ की है, स्टेलर सीकाओ कहाँ की है, एंड 3 सब स्पीशीज, और 3 सब स्पीशीज भी गायब हो चुकी हैं। और किसकी स्पीशीज है वो, टाइगर की। कौन कौन है, बाली, जवान एंड द कैस्पियन। बाली, जवान एंड द कैस्पियन ऑफ टाइगर, टाइगर की स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज, जो लास्ट 20 ईयर्स हैं अभी तक कितने देख चुके हैं वो, वहाँ से 27 स्पीशीज डिसअपियर हो चुके हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शोज दैट द एक्सटिंक्शन अक्रॉस द टेक्सा आर नॉट रैंडम, ये दिखाती हैं कि एक्सटिंक्शन जो होता है एक रैंडम नहीं है, एकदम से ही हो गया। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू द एक्सटिंक्शन, जो कुछ ग्रुप है एनिमल्स के जैसे कि एम्फीबियंस, वो ज़्यादा वनरेबल है, मतलब उनकी ज़्यादा चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने की, विलुप्त होने की। एडिंग टू द ग्रिम सिनारियो ऑफ द एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट द मोर देन 15,500,000 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। कितनी स्पीशीज़, 15,500 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड फेस क्या कर रही हैं, एक्सटेंशन का फेस कर रही हैं कि वो विलुप्त हो जाएंगी। प्रेजेंटली जो 12% है उसमें सारी बर्ड स्पीशीज आती हैं, 23% में मैमल आते हैं, 32% में एम्फीबियंस आते हैं और 31% में जिम्नोस्पर्म्स आते हैं हमारे वर्ल्ड के, जिनको खतरा है कि वो एक्सटेंट हो जाएंगे। From a study of a history of a life on Earth, though fossil records, we learn that the large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier. जैसा कि हम आज के समय में देख रहे हैं कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। Even before the humans appeared on the scene, इंसान आए थे उससे पहले ही, इंसान आए भी नहीं थे लेकिन ऐसा उससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड अप्रॉक्स ग्रेटर दैन 3 बिलियन ईयर्स, मतलब 3 बिलियन साल से भी ज़्यादा की बात है। Since the origin and the diversification of life on the earth, there were the 5 episodes of mass extinction of species. जब से अर्थ आई है, उस पर लाइफ आई है, तब से लेके अभी तक वहाँ पे 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। मतलब ऐसे ये हुए हैं कि वो स्पीशीज विलुप्त हो गए हैं, ऐसा 5 बार। तो 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। हाउ इज द 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, और छठा चल रहा है। द डिफरेंस इन, अब इसमें अब छठा इन पांचों से कैसे डिफरेंट है, इस छठे का रेट और भी ज़्यादा है। द डिफरेंस इज दैट द रेट, द करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 10,000 टाइम्स फास्टर दैन द प्री ह्यूमन टाइम्स। मतलब जो पहले ये 5 एपिसोड्स हुए हैं मास एक्सटेंशन के, अब जो छठा चल रहा है उसकी स्पीड उनके कंपेयर में 100 से 1000 गुना टाइम ज़्यादा है प्री ह्यूमन वाले टाइम से। एंड आर एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है इसी चीज़ के लिए। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, इकोलॉजिस्ट ने हमें वार्न किया है, अगर ये प्रेजेंट ट्रेंड चलता रहा, कंटिन्यू रहा, तो नियरली हाफ ऑफ द ऑल स्पीशीज, मतलब जितनी भी स्पीशीज आते हैं उसकी आधी स्पीशीज अर्थ की वाइप्ड आउट विद इन 100 ईयर, लगभग 100 ईयर्स में अर्थ की आधी से ज़्यादा स्पीशीज हमारी खत्म हो जाएंगी, वाइप्ड आउट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। In general, loss of biodiversity in a region may lead to a decline in a plant production. अगर हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उससे क्या होगा, डिक्लाइन होगी वहाँ पे प्लांट का प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस होगा, इन्वायरमेंट पर्टिब्रेशन जैसे ड्राउट, मतलब वो और वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन आएंगी उनके अगेंस्ट उनकी रजिस्टिविटी कम हो जाएगी, वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी इकोसिस्टम के प्रोसेस में, प्लांट की प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, वाटर यूजेस चेंज होगा और पेस्ट और डिजीज साइकिल्स चेंज होंगी। तो जनरली बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो यही चीज़ें देखने मिलेगी। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की क्या क्या कारण है, जो एक्सीलरेटेड रेट है स्पीशीज एक्सटेंशन का वर्ल्ड में जो फेस कर रहा है वो लार्जली क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसमें से 4 ह्यूमन मेजर एक्टिविटीज़ हैं। उन्हें कहा जाता है द एवल क्वाड्रेट इज द सॉर्बिक्वेंट यूज टू डिस्क्राइब देम, मतलब ये हमारे 4 दुश्मन हैं जिनके वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। पहली है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत पीवाईक्यू, ये तो फेवरेट है, हर बार पूछते हैं। मेन रीज़न या एक वन ऑफ द कॉज क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और कहाँ से समझाया गया, इन्होंने इसका एग्जाम्पल उठाया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। वन कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, ये कितना करता है, 14% से भी ज़्यादा अर्थ का लैंड सरफेस कवर करता है। दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%, कहाँ ये 14% कवर थे और अभी 6% से ज़्यादा करती नहीं है। दे आर बींग डिस्ट्रॉय फास्ट, बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जैसे ही तुम इस चैप्टर को ख़त्म करोगे तो 1000 से भी ज़्यादा एक्टर रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका होगा, लॉस हो चुका होगा। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, लंग ऑफ द प्लानट। ये क्वेश्चन भी आता है कि इन फॉरेस्ट को लंग ऑफ द प्लानट कहा जाता है, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को।
हार्बिंग प्रोबेबली मिलियन ऑफ स्पीशीज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स। और वहाँ की कटिंग या वहाँ पे कल्टीवेशन, मतलब जो भी वहाँ की जो पेड़ वगैरह उनको क्यों कट किया जा रहा है, सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए, और फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। और या किस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर दो, वहाँ पे किसको रेज करो, बीफ कैटल्स इन सबको। बिसाइड टोटल लॉस जो डिग्रेडेशन है बहुत सारी हैबिटेट्स का, पॉपुलेशन का उसने थ्रेट किया है, सर्वाइवल ऑफ बहुत सारी स्पीशीज़ का। जब हैबिटेट ब्रोकन हो जाती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल एंड बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी और एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिट आर बैडली अफेक्टेड। मतलब मान लो सपोज है कि तुम्हारा बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इसमें सारे जानवर रहते हैं, किसी की माइग्रेटरी हैबिट है, किसी को कहीं जाना है, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया तो स्पीशीज़ भी बढ़ गई, और जो उनकी हैबिट थी कि उनको माइग्रेटरी हैबिट चाहिए या उनको बहुत बड़ी जगह चाहिए, वो सारी हैबिटेट, वो सारी चीज़ें क्या होती जा रही है, ख़त्म हो गई। और ऐसे जानवरों के लिए जिनको इन सब की आदत थी उनके लिए और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई। नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, हद से ज़्यादा यूज़ करना। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर द फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हमेशा इंसान हमारे नेचर पर डिपेंडेंट रहा है, खाने पीने जगह हर चीज़ के लिए, लेकिन जब नीड ग्रीड में चेंज हो जाती है तो क्या होने लगता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है नेचुरल रिसोर्सेज का। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पिछले 500 सालों में। स्टेलर शीका और पैसेंजर पिजन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछना है कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। वह ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन के, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन है, स्टेलर शीकाओ एंड द पैसेंजर पिजन। बाय द ह्यूमंस, इनका ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है कि जो अब क्या हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, अब बहुत सारी मैराइन फिशेज जिनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है। एंड कंटिन्यू एक्सटेंशन ऑफ द सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कमर्शियल स्पीसीज भी हैं उन सबका एक्सटिंक्शन वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पहला पढ़ा हमने हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा पढ़ा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अब थर्ड पढ़ने जा रहे हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। जब एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस की जाए अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली, हमारे जो भी तुम्हारा पर्पस हो, तो कुछ जो है वो इन्वेजिव हो जाती है, मतलब जिनका कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ग्रो ही करती जाएगी। एंड कॉज डिक्लाइन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज़, और क्या करती हैं, जो इंडिजीनियस थी, जो वहाँ की लोकल थी, उन स्पीशीज़ को एक्सटेंड कर देती हैं, उनको डिक्लाइन कर देती हैं उनकी पॉपुलेशन। जैसे कि अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ की, क्या एग्जाम्पल है एलियन स्पीशीज़ के। जो नाइल पर्च थी उसको इंट्रोड्यूस किया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो गया वहाँ पे इकोलॉजिकली मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकलेट फिश। तो नाइल पर्च के लाने से किन स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हुआ, मोर देन 200 स्पीशीज किकलेट फिश की। अब यू मस्ट बी फेमिलियर विद एनवायरमेंटल डैमेज कॉज द थ्रेट पोस्ट टू आर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीशीज, जैसे कि कैरेट ग्रास, उसे कहते हैं पार्थेनियम लेंटाना, एंड द वाटर हाइसेंटिस एकॉर्निया। ये सब भी क्या है, एलियन स्पीशीज़ आई जिनकी वजह से हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ थी उनको खतरा हुआ, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन क्या था, वहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश जो है क्लैरिस गैरीपाइनस, उसको एक्वाकल्चर पर्पज़ के लिए लाया गया, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिजीनियस कैटफिशेस थी रिवर्स में, वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एलियन स्पीशीज़ के एग्जांपल्स क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के एग्जांपल क्या है, और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या है। नाउ द फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन, मतलब जब स्पीशीज़ बिकम एक्सटेंट, अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है तो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो भी उससे एसोसिएट होगी, उससे जुड़ी हुई होगी, वो भी एक्सटेंट हो जाएगी। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज, जैसे कि होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटेंट हो गई, तो उसकी असेंबलेज जो है पैरासाइट वगैरह है वो सब भी उसी को खाएंगे, अब वो एक्सटेंट हो गई तो उसके पैरासाइट्स वगैरह भी एक्सटेंट हो जाएंगे, उसे कहते हैं को एक्सटेंशन। मतलब हम जिस पे डिपेंड है वो ही एक्सटेंट हो रहा है तो हम भी एक्सटेंट हो जाएंगे, दैट इज को एक्सटेंशन। अनदर एग्जाम्पल है कि वहाँ पे क्या है, द को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर जो होता है म्यूचुअलिज्म का, एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबिलिटी लेट्स टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर। तो क्या होगा, जिसकी वजह से अगर एक का एक्सटेंशन हो जाए तो दूसरे का भी एक्सटेंशन हो जाएगा। ये थे हमारे द एविल जो 4 क्वाड्रेंट है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड द को एक्सटेंशन। इन सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। देयर आर मैनी रीजन ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस, बहुत कुछ जायज़ रीज़न भी हैं, कुछ नाजायज़ रीज़न भी हैं, लेकिन सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, हम उनको 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक है नैरोली, एक है ब्रॉडली और एक है एथिकल। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं, नैरोली, ब्रॉडली एंड एथिकल। अब जो नैरोली है, द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर द ऑब्वियस।
ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, कि अभी कह रहे हैं ह्यूमन जो होता है वो हमारे नेचर से बहुत सारे बेनिफिट लेता है नेचर से, जैसे कि सीरियल हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारी चीज़ें सब क्या है हम नेचर से ले रहे हैं। टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई एंड द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। अब मोर देन 25% अगर ड्रग्स जो करेंटली सोल्ड होते हैं मार्केट में वर्ल्ड वाइड, वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से। और 25,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की कंट्रीब्यूट करती हैं ट्रेडिशनली मेडिसिन में बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो मतलब हम नेचर से बहुत कुछ ले रहे हैं। नो बडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनल प्लांट यूजफुल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। और ये कोई नहीं जानता अभी और कितने से मेडिसिनल प्लांट्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो अभी भी एक्सप्लोर होने, डिस्कवर होने बाकी हैं। जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं? पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब यहाँ से इस वर्ड से PYQ आया गया है। अब देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड द स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे स्पीशीज़ को पूरा देखना, समझना, उसको एक्सप्लोर करना, किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, उसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेशन एंडोर्ड विद रिच बायोटेक्निक कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। नैरो लिटरेचर में आ गया कि भाई हम नेचर से इतना सब कुछ ले रहे हैं तो बदले में उसे हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है। अब आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या कहता है? ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारे इकोसिस्टम में, इतनी सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce throughout the photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere। अभी कह रहे हैं जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो इतनी जल्दी डिग्रेड होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, तो वो क्या करती है? 20% टोटल ऑक्सीजन जितनी भी है तो उसमें से 20% यही फॉरेस्ट के थ्रू आती है। तो क्या हम इस पर इकोनॉमिक वैल्यूज़ लगा सकते हैं सर्विस के नेचर पे कि चलो भाई इसने इतनी सर्विस दिया तो इसकी इतनी कीमत हो जाएगी? यू कैन गैदर सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड। आपको पता लग जाएगा कि अगर आप देखो कि जो हॉस्पिटल है एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना कितना चार्ज करता है, वही ये चीज़ हमें नेचर फ्री में दे रहा है। पॉलिनेशन विदाउट विद द प्लांट कैन नॉट गिव एज फ्रूट और सीड। पॉलिनेशन के बिना हमें ना फ्रूट मिलेगा ना सीड मिलेगा, ये भी एक सर्विस है। इकोसिस्टम हमें पॉलिनेटर की लेयर देता है, बी, बम्बल्स, बर्ड्स, बैट, ये सारी चीज़ें। दे आर इनटेंजिबल बेनिफिट्स, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो ड्राइव करते हैं हम नेचर से। एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द टिक वुड्स, एकदम सुंदर सुंदर अच्छी जगह पे टहलना चलना। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स खिलते देखना स्प्रिंग में, सुबह सुबह उठना बुलबुल के गाने सुनते हुए मॉर्निंग में। तो ये सब क्या है कि हम इस सब पे प्राइस टैग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। कोयल की आवाज़ सुनना, इन सब चीज़ों पे प्राइस टैग नहीं लगाया जा सकता। तो ये क्या था? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। अब हम पाते हैं कि एथिकल रीज़न क्या है। एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है फॉर कंज्यूमिंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओwe टू मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो स्पीशीज विद whom we share this planet। अब हम जिनके साथ प्लानट शेयर कर रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, तो कुछ उनका भी हक बनता है ना इस प्लानट पे। तो फिलॉसफी और द स्पिरिचुअली बात की जाए तो हमें रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरी है हर एक स्पीशीज़ की एक ना कुछ वैल्यू है, इवन इफ इट मे नॉट बी करंट ऑफ एनी इकोनॉमिक वैल्यू। और उस टाइम भले अभी उसकी हमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना दिखती हो, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी, हमारी की मॉरल ड्यूटी है कि हम एक केयर करें उनकी वेल बींग के लिए और पास करें अपनी बायोलॉजिकल लिगेसी अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को। ये क्या हुआ? हमारा एथिकल रीज़न हो गया ना। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना चाहिए? हम कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारा पूरा इकोसिस्टम। इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज़ प्रोटेक्टेड। जब हम ऑल लेवल प्रोटेक्ट करेंगे मतलब हम पूरा एंटायर फॉरेस्ट सेव कर रहे हैं एक टाइगर को बचाने के लिए, वो होती है इन सीटू कंजर्वेशन। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू। इसे कहा जाता है ऑन साइट, मतलब जिस नेचुरल हैबिटेट में वो जानवर रह रहा था हमने उसकी पूरी हैबिटेट को ही क्या कर लिया? प्रोटेक्ट कर लिया, तो उसे कहते हैं हम इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन। हाउएवर वहीं पे अगर हम बात करें सिचुएशन जैसे कि एनिमल और प्लांट एंडेंजर और थ्रेटन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से उठा के किसी दूसरी जगह पे रखकर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि जू में क्या होता है, उनको नेचुरल हैबिटेट से उठा के लाते हैं और वैसा इन्वायरमेंट उन्हें वहाँ प्रोवाइड करके उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी कंजर्वेशन को कहा जाता है एक्स सीटू, दैट इज़ ऑफ साइड। उनकी जगह पे नहीं, उनको उस जगह से उठा के कहीं और पे रख के तब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इन सीटू और एक्स सीटू तरीके से हम क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन। Faced with the conflict between development and the conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। कि बहुत सारे नेशन इसे क्या मानते हैं? अनरियलिस्टिक मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उनकी पूरी बायोलॉजिकल एरिया जो भी वेल्थ है उसको पूरा हम कंजर्व कर लें। इनवेरेबली जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं उनको हम सेव कर सकते हैं एक्सटिंक्शन से बाय कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर हम उनको कंजर्व कर लें तो हम आने वाली जो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट हो जाएगी उनको भी हम बचा सकते हैं।
ऑन अ ग्लोबल बेसिस पे अगर बात करें, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस बाय द अमिटमेंट कंजर्वेशनिस्ट। ये प्रॉब्लम बहुत सारे जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उन सब ने बताई, आगे रखी लोगों के सामने। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो उन्होंने क्या बनाया, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए पर्टिकुलर उस एरिया की जहाँ वो रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स बने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब होता है वो स्पीशीज जो पर्टिकुलर उसी ही रीजन मिलने वाली है, उसके अलावा किसी और रीजन में देखने नहीं मिलेगी। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाइड जिन्हें ढूंढा गया, और जितने थे अब उसमें 9 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने बन गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, 34। दीज हॉट स्पॉट आर ऑल्सो रीजन एक्सलेटेड हैबिटेट लॉस। और ये वो रीजन्स में है जहाँ पे हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये 3 हॉट स्पॉट हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड द हिमालय। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है, बहुत ज़्यादा स्पेशल रीजन देखने मिलती है। ऐसे 3 हमारे क्या है, हॉट स्पॉट है जिनकी बात की जा रही है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा और हिमालयन रीजन्स। कवर आवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी। क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कवर करते हैं इस रीजन में। ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2%। अगर जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनको सबको एक जगह रख दें, तो वो सिर्फ कितना कवर करेंगे, 2% से भी कम करेंगे अर्थ की लैंड सरफेस का। इतना करने के बाद भी सिर्फ 2% वो कवर करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉट स्पॉट could produce the ongoing mass extinction by almost 30%। कि हाँ, अगर हम इतने हॉट स्पॉट्स को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, जो ऑन गोइंग जो चल रहा है एक्सटिंक्शन चल रहा है, मास एक्सटिंक्शन, हम उसे 30% तक कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 30% तक। इन इंडिया अगर इकोलॉजिकली यूनिक और बायोस्फीयर रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। और कैसे हम कंजर्व कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के फॉर्म में, हॉट स्पॉट्स के फॉर्म में, नेशनल पार्क्स के फॉर्म में और सेंचुरीज के फॉर्म में। तो इन तरीके से इन सीटू कंजर्वेशन की जाती है। इंडिया के पास कितने बायोस्फीयर हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड द कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फोसाइज प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। तो इंडिया की क्या है, रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन हिस्ट्री है इन नेचर को प्रोटेक्ट करने की। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्री वाइल्ड लाइफ विद इन वर द वेनरेटेड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। किया जाता है इनको, इनमें क्या है कि इनको पूरा कंजर्व किया जाता है। जो ट्रीज़ वाइल्ड लाइफ सारी चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे वहीं पे पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे और ये भी है कि बहुत सारे कल्चर्स हैं ऐसे जहाँ पे उन कल्चर्स में फॉरेस्ट को उनको रखा जाता है, उनको सेव किया जाता है। जैसे कि सेक्रेड ग्रूव्स, जो जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, खासी और जनता हिल्स इन मेघालय में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ कहाँ सेक्रेड ग्रुप्स हैं। तो ये हमने इसमें देखा इन सीटों में कैसे कैसे कंजर्व हुआ है। हॉट स्पॉट हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, सेक्रेड ग्रुव्स हो गए। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, इन सीटू के अंदर आ रहे हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि इन सीटू के क्या क्या एग्जांपल्स हैं और कहाँ का सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ मिलते हैं। खासी और जनता हिल्स मेघालय मिलेगा, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन्स कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, और सरगुजा चंदा बस्तर एरिया मध्य प्रदेश के, ये सारे क्या हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। और इन मेघालय सेक्रेड ग्रुप्स जो लास्ट रेफ्यूजी हैं, जो वहाँ पे थ्रेटेंड प्लांट्स को बचाने के लिए। नाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन वही है, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको उठा के लाया जाए, जैसे कि जू, और फिर वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। इन दिस अप्रोच जो थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट होते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट से निकाला जाता है, स्पेशल सेटिंग्स और स्पेशल जगह में रखा जाता है जिनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन और वाइल्ड सफारी पार्क। तो एक्स सीटू के अंदर क्या क्या आ गया, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देयर आर मैनी एनिमल जो एक्सटेंट हो चुके हैं वाइल्ड में, लेकिन अभी भी वो इन जू पार्क्स में उनको रखा गया है। जो रिसेंट ईयर एक्सीटू कंजर्वेशन है वो एडवांस है, क्योंकि वहाँ पे थ्रेटेंड स्पीशीज़ को भी रखा जा रहा है। नाउ गैमीट्स को भी हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं, वायबल कर सकते हैं फर्टाइल कंडीशन में बहुत लंबे पीरियड्स के लिए। क्या यूज़ करके, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करके। जो स्पीशीज़ थ्रेटेंड है हम उनके गैमीट्स को तब भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन द विट्रो, हम एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं लैब कंडीशंस में, इन विट्रो नेचुरल कंडीशंस के अलावा। प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं टिश्यू कल्चर मेथड से। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन द सीड बैंक्स, हम उनको सीड बैंक्स में भी स्टोर कर सकते हैं जो बहुत कमर्शियली इंपॉर्टेंट है उनके सीड्स को।
तो एक्सीटो के अंदर क्या क्या आ रहा है, हमारे जूस, बोटैनिकल गार्डन्स आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ रही है, क्रैब प्रिजर्वेशन आ रहा है, सीड बैंक्स आ रहे हैं, ये सब हमारे एक्सीटो के टाइप हैं। तो बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती। जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो पूरा वर्ल्ड एक साथ आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्री एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयर फॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना हर सारे नेशंस की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर हम हिस्टोनिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुई थी, जैसे अर्थ समिट कहाँ हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। ये जो अर्थ समिट था कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। किसने बुलाया था, सारे नेशंस आए थे यहाँ पे। और किस चीज़ के लिए हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ये बहुत पूछते हैं। जो रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस चीज़ के लिए हुआ था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। अगर इसी को फॉलो अप करते हुए फिर वर्ल्ड समिट हुआ, पहले अर्थ समिट हुआ, फिर वर्ल्ड समिट हुआ, वो किस पे हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। वो कब हुआ था, 2002 में, और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992। अब उसमें अब जो हमारा ये था वर्ल्ड समिट में, अभी 190 कंट्री ने प्लेज किया था, कमिटमेंट किया था कि बाय 2010 हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉ ग्लोबल, रीजनल, लोकल लेवल्स पे, कि हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने पहले वीडियो में देखा था कि कैसे वहाँ पे जो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट थे उन्होंने स्पीशीज रिलेशनशिप दिया, वहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा। फिर यहाँ से हमने कंटिन्यू करा कि बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस होती है हमारी, फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या क्या रीजंस हैं, एथिकल, ब्रॉडली, नैरोली, यूटिलियन, इन सबको, इन सारे रीजंस की वजह से। फिर हमने देखा क्या हाइपोथेसिस आई कि क्या स्पीशीज़ का जो नंबर, सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है, अगर वो कम हो जाए तो हमारी इकोसिस्टम पे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसको रीड आउट कर लेना, कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।